हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि सुना जा रहा है कि अभी होने वाला है बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब दरअसल कोल्ड वॉर का मतलब है शीत युद्ध। तो दरअसल ये जो एक लड़ाई थी, ये लड़ाई लड़ी गई थी 1950 टू रफली 1990। और तकरीबन 40 साल ये लगातार लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई फिजिकल कॉम्बैट हुआ हो या फिर गोलीबारी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई थी बिटवीन टू कंट्रीज। एंड इफ आई टॉक अबाउट 1948 to 1990, it was primarily between two countries which were US and USSR। तो दरअसल सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और देखें तो अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि ये दरअसल जियो पॉलिटिकल टेंशन थी वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक में। अगर वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो इसमें कुछ मेजर कंट्रीज थी जो कि जिनके बीच में ये लड़ाई थी। जैसे कि मैंने बताया कुछ देर पहले कि एक लिबरलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई थी। तो इस तरफ जो आप वेस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे नाटो अलाइज थे, जैसे कि बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया। ये सारी कंट्रीज जो थी ये सब कैपिटलिस्ट और लिबरलिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके हिसाब से ये आइडियोलॉजी को सुप्रीमेसी मिलनी चाहिए थी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका वॉरसॉ पैक्ट था। और जो अदर कंट्रीज थी जो कि अलाइंड थी इसी चीज में, जैसे कि आपका अल्बानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब वॉरसॉ पैक्ट में थे। और साथ ही साथ में चाइना वगैरह ये सब कंट्रीज थी। ये सब कंट्रीज इनके इनका मानना ये था कि कम्युनिज्म ज्यादा बेटर है एंड कम्युनिज्म शुड होल्ड द सुप्रीम स्टेज व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड फोरम्स। राइट, सो दैट इज व्हाट इट वाज दैट पॉइंट इन टाइम। तो दरअसल जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि ये दरअसल कोई फिजिकल कॉम्बैट नहीं था जिसके अंदर गोलीबारी हो रही है। इसके अंदर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो है लीवर्स इस्तेमाल करते थे ताकि दूसरी जो कंट्री है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल थ्रेट ऑफ वॉर, जबरदस्ती का लड़ाई के लिए सिर्फ बोलना, जबकि उनका इंटेंशन नहीं है कि वो लड़ाई करें। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि वो दूसरी कंट्रीज के लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फॉल्सिफाइड न्यूज़, इनकरेक्ट न्यूज़ बाय वे ऑफ रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। तो ये सब जो है दूसरी कंट्री को लगे कि वाकई में कुछ होने वाला है, जबकि होना कुछ नहीं है। एस्पियोनाज, जैसे कि स्पाई दूसरी कंट्रीज में भेजना, जिससे कि और दूसरी कंट्री का स्पाइस इस कंट्री में भेजना। तो ये सब चीज़ें होती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। तकरीबन 1948 से ये 1990 तक चला था। तो ये सब चीज़ें जो हो लगातार हो रही थी दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में। ट्रेड इम्बार्गोस, जैसे ट्रेड बैन कर देना या फिर कोई चीज़ में कोई ट्रेड में हिंड्रेंस पैदा करना। तो ये सारी चीज़ें जो जो है जो लगातार इसमें इसका उपयोग हो रहा था, इसका यूसेज हो रहा था। स्पेस रेस फॉर एन एग्जांपल, जिसमें कि कौन सी कंट्री पहले मून पे जाएगी, कौन से साइड ज़्यादा तरक्की है, कुछ साइड में ज़्यादा जो है डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है जस्ट टू इंश्योर कि वो बड़े हैं। जो एक जो वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक से बड़ा है और ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक से बड़ा है, तो ये करते रहते थे ताकि वो अपना जो एम है अचीव कर पाए। अच्छा, तो जो अब रीजंस क्या थे, रीजंस जिसके वजह से ये कोल्ड वॉर जो 1948 में, और अगर आप देखेंगे 1948 से जस्ट पहले वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो अभी भी कुछ कड़वाहट थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में, जो कि खत्म नहीं हुआ था। देन देर वॉज अनफैथमेबल, जो कि नापा ना जा सके ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। क्योंकि सोवियत यूनियन मानता था कहीं ना कहीं कि कम्युनिज्म इज द बेटर वे टू मैनेज द वर्ल्ड, वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स विच वाज थिंकिंग कि नहीं, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो
और इसी दौरान अगर आप देखें तो न्यूक्लियर वेपन का इजाद होना शुरू हो गया था। तो और यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडरिंग कि उस टाइम पर उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो पावरफुल था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो जो उसका एक फियर ऑफ कम्युनिज्म था, जो कि उसको लगता था कि अगर अगर कम्युनिज्म आ गया तो इट विल काइंड ऑफ इवेड दी वर्ल्ड अवे, एंड देन वो जो जो सेंटर स्टेज जो उसने रख रखा था उस टाइम पर, वो सेंटर स्टेज वो नहीं रख पाएगा। तो 1990 के बाद जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि दी वर्ल्ड एंटायरली बिकेम एन इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसके बाद फिर जो ब्लॉक फॉर्मेशन वगैरह होने कम हुए, खत्म हुए। बट अगर आप आज के डेट में अगर आप देखेंगे, अगर आज के डेट में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि you will consistently see some amount of conflict between US and China. दरअसल ये दोनों जो कंट्री हैं, ये लगातार आपको लगेगा कि चाइना as well, अगर आप चाइना की इकोनॉमी देखें, रफली इट्स 12.5 trillion economy, and then US is roughly 18 trillion economy. US is rising at a rate of close to 3% GDP, and जो चाइना है वो तकरीबन 7-8-9 भी करता है। तो जो हमको अभी जो लग रहा है, अभी जो अगर आप कुछ पॉलिटिकल पंडित्स को पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि हाँ, China will certainly outshow US in some way or the other very soon in terms of economics, in terms of being a great economical power along with the right military power. तो ये जो है, ये क्या करता है, ये यूएस से जो उसकी सुप्रीमेसी है जो अब तक बनी हुई है, वो छीनता है कहीं ना कहीं, उसको चैलेंज करता है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से जो है अब देखने को क्या मिल रहा है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोल्ड वॉर हो सकता है। और रीजंस क्या है ये बताते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मिलिट्री टेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। चाइना का आपको पता ही होगा कि लद्दाख का जैसे फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि वहाँ पर जो उनका डिस्प्यूट हुआ था इंडिया के साथ, उनका डिस्प्यूट कंसिस्टेंटली रहता है ताइवान के साथ, जापान के साथ। अभी जैसे वो इंडियन ओशन पर अपना एक डोमिनेंस कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो China is quite aggressive, and it is going huge in terms of its expansionism strategy, right? तो आप ये कहीं ना कहीं बताती है कि एशिया का अगर कोई सुपर पावर कंट्री है तो वो चाइना है। और उस तरफ अगर आप दूसरे अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो यूएस स्टिल होल्ड्स द चेयर। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज करता है उसको। एंड एडिंग टू दैट, राइट, चाइना अगर आप देखेंगे फॉर द लास्ट, अगर आप 2008 दो 1990 से ही, इनफैक्ट 1990 से ही अगर आप देखेंगे तो 1990 से वो लगातार इट्स ट्राइंग टू ब्लंट द यूएस US strategies in a way by इंश्योरिंग कि उसको वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड फोरम्स पे, चाहे ब्रिक्स हो गया, चाहे वो जैसे कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यहाँ पर उसको 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 वो मिले, वो फोरम मिले जहाँ पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करे। तो चाइना इज completely focused on becoming the apex of the global order, right? So then that is most important part is, आप अगर देखेंगे, and this is how China is trying to approach it। अगर आप चाइना कंसिस्टेंटली ये चाहता है कि वो अगर उसको बात की, अगर वर्ल्ड स्टेज पर बात किया जाए कंट्रीज के बारे में, तो वो सीधा सीधा उसका कंपैरिजन यूएस से हो। वो किसी और छोटी कंट्रीज से compete नहीं कर पाता है, नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ रीजंस बन जाती हैं चाइना के लिए
जो कि चाइना को कहीं ना कहीं दिखाती हैं एज अ सुपर पावर, और यूएस से कहीं ना कहीं छीनती हैं द सुप्रीमेसी दैट इट होल्ड्स। अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको चेन ऑफ इवेंट्स बताया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये 1989 से ये वो टाइम है जब एक्चुअल में ये जो कोल्ड वॉर खत्म होने वाली थी। तो उस टाइम पर डेमोक्रेसीज रिलेटेड प्रोटेस्ट चाइना में ऑलरेडी चलने लग गए थे। 1989 से 2008 के बीच में चाइना का कंसिस्टेंट फोकस रहा था कि वो यूएस की पावर को ब्लंट करे, जहां पर उसका एम रहता था कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में ना घुसे वो यूएस के साथ, वो वो बाकी कंट्रीज के साथ वो इंगेज करने की कोशिश कर रहा था, वो बाकी कंट्रीज के साथ वो जो है इकोनॉमिकली या किसी और फ्रंट पे वो इट वाज ट्राइंग टू इंश्योर दैट इट इज इम्पोर्टेंट कंट्री, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री बेसिकली, राइट। और 2008 जो उस टाइम पर अगर आपको याद हो तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें कि लेमन ब्रदर्स जो था वो डूब गया था। उसके बाद वो बेसिकली पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, जिसके बाद यूएस कहीं ना कहीं वीक दिखी, बट चाइना हैड स्टार्टेड बिल्डिंग इट्स कैपेबिलिटी, चाइना हैड बिल्ट इट्स कैपेबिलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, यू नो, मिलिट्री फ्रंट पे, चाहे इकोनॉमी फ्रंट पे वो ऑलरेडी बन चुका था जो उसको बनना था। और तब तक they started creating, as I said, a while back, they started creating their own forums, or they wanted to be perceived as an equivalent to US and not any other country। और उसके साथ ही साथ में उसका जो है अब उसका जो है, अगर आप उसके स्ट्रैटेजीज को देखें तो आपको पता लगेगा कि उसका कुछ डेट ट्रैप, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई कंट्री अगर उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो उनको पैसा देता है उसका, फिर वो कंट्रीज पे नहीं कर पाती हैं तो उनकी जगह ले लेता है वो। तो वो उसका जो डेट ट्रैप है, जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि वो अभी इंडिया के चारों ओर अक्रॉस इंडियन ओशन एक वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे कहा जाता है थ्योरी में, जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर वो अपना इंश्योर करना चाहता है कि क्योंकि उसकी प्रेजेंस रहे, ताकि ताकि अगर क्योंकि अगर आप देखेंगे चाइना का 80%, रफली 70 to 80% ऑफ इम्पोर्ट्स जो खाने वगैरह के लिए हैं वो उसी रूट से होता है, और वो उस रूट को ये नहीं चाहता कि कल को उसको थ्रेट हो उस रूट पे। तो इसलिए वो चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है कहीं ना कहीं, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो वो ये सब करके, ताइवान से लड़ाई हो, चाहे जापान से लड़ाई हो, चाहे किसी और से भी लड़ाई हो, वो ये बताना चाह रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज को कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट होल्ड्स that dominance somewhere, and that it wants the other countries to understand very well। तो जब चाइना ये सब करता है तो ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं यूएस को चैलेंज कर रहा है। इसकी वजह से बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एज कोल्ड वॉर, बट there are few skeptics, for an example, what they are saying is कि अब वो ब्लॉक फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड इज एन इंटीग्रेटेड मार्केट, अब पॉसिबल नहीं है, अब कंट्रीज एक दूसरे के पीछे नहीं आएंगी। और आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स में दरअसल जब चाइना और यूएस के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो बाकी कंट्रीज अपने स्टेटमेंट्स रिलीज नहीं करती। तो जो है एवरीवन वांट्स टू प्ले सेफ, तो अब वो एलाइज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है कुछ जो स्केप्टिक्स का। दूसरा पॉइंट है कि अब इंटीग्रेटेड मार्केट है तो अब वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो है स्केप्टिक्स का कहना है, बट आई थिंक इट्स द टाइम दैट विल टेल कि ये कोल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा। थैंक यू सो मच, दैट वाज all about this session today. Thank you.